हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। जीवों की संरचना में जो अचानक परिवर्तन हो जाते हैं हम उन्हें उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के नाम से जानते हैं और ये परिवर्तन ही जैव विकास का वैज्ञानिक आधार होते हैं। इन्हीं के कारण जीवों का विकास होता है। मॉडर्न टाइम में ये थ्योरी आज प्रचलित हो गई है। और सबसे पहले जो म्यूटेशन जो टर्म है वो सबसे पहले जो दिया था ह्यूगो डी ब्रीज ने म्यूटेशन की शुरुआत की थी, इसीलिए हम इनको म्यूटेशन का जनक भी कह सकते हैं। और ह्यूगो डी ब्रीज ने अपने जो उत्परिवर्तन संबंधित प्रयोग किए थे वो किए थे सांध्य प्रिमरोज नामक पौधे पर, जिसका वैज्ञानिक नाम है इनोथीरा लेमार्कियाना नामक पौधे पर इन्होंने प्रयोग किए थे। और इसी पौधे पर ह्यूगो डी ब्रीज ने म्यूटेशन की स्टडी की थी। और इन्होंने ह्यूगो डी ब्रीज ने एक सिद्धांत भी दिया म्यूटेशन से संबंधित, और उन्होंने बताया कि जातीय लक्षणों में जीवों के जो जातीय लक्षण हैं उनमें अचानक होने वाले परिवर्तनों को हम उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं या उत्परिवर्तन कहते हैं। जातीय लक्षणों में अचानक होने वाले परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। और इन्होंने निम्नलिखित बातें अपने उत्परिवर्तन के सिद्धांत के बारे में कही। सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि ये जो म्यूटेशन है, उत्परिवर्तन है, इनडेफिनिट होते हैं, अनिश्चित होते हैं, यानी निश्चित नहीं होते, और ये लाभदायक भी हो सकते हैं और हानिकारक भी होते हैं। लाभदायक उत्परिवर्तन आगे बढ़ते हैं और इनसे नई जीव जातियों की उत्पत्ति होती है, और जो हानिकारक उत्परिवर्तन है उससे जीव जातियां नष्ट हो जाती हैं, ये आगे नहीं बढ़ते। अब आगे है सभी जीवधारियों में दूसरी बात इन्होंने बताई कि सभी जीवधारियों में म्यूटेशन की प्रवृत्ति होती है, म्यूटेशन की टेंडेंसी होती है, यानी कि सभी जीवधारियों में उत्परिवर्तन पाए जाते हैं। अगला है वेरिएशंस और चेंज। ये जो परिवर्तन है या जो विभिन्नताएं आ जाती हैं, ये इन्होंने बताया कि ये जनन द्रव्य में आती हैं। जो विभिन्नताएं आती हैं कहाँ आती हैं? जनन द्रव्य में। जबकि लेमार्क ने क्या बताया था? शरीर की रचना में परिवर्तन, जो शरीर में परिवर्तन आ जाते हैं वो वंशागत होते हैं, ये लेमार्क ने बताया। फिर बीजमान ने इसका विरोध किया और जर्म प्लाज्म थ्योरी दी। और ये भी ह्यूगो डी ब्रीज भी क्या कह रहे हैं? बीजमान का ही मत को आगे बढ़ाया इन्होंने, और उन्होंने कहा कि जर्म प्लाज्म में ये म्यूटेशन उत्पन्न होते हैं और यही फिर आगे जाके वंशागत होकर संतानों में चले जाते हैं, यानी वंशागत होते हैं। अब दूसरी बात, अगली बात बताई इन्होंने, म्यूटेशन एकदम होते हैं, शीघ्र होते हैं, जैव विकास की तरह धीमी गति से नहीं होते, एकदम से हो जाते हैं उत्परिवर्तन। और म्यूटेशन को जैव विकास का आधार माना जाता है। जीवों का विकास का कारण म्यूटेशन ही होते हैं, यानी कि जैव विकास में उत्परिवर्तनों का ही महत्व है, जिसके कारण जीवों का विकास हुआ है। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है म्यूटेशन, यानी कि जैव विकास का वैज्ञानिक आधार उत्परिवर्तन होता है। अब आता है, देखिए, टी.एच. मॉर्गन ने आधुनिक थ्योरी उत्परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत की। उन्होंने मॉडर्न थ्योरी ऑफ म्यूटेशन को प्रपोज किया और टी.एच. मॉर्गन ने अपने समस्त प्रयोग उत्परिवर्तन से संबंधित ड्रोसोफिला नामक फल मक्खी पर किए थे। और इन्होंने अपने एक थ्योरी बताई, गुणसूत्र से संबंधित एक परिभाषा दी कि गुणसूत्र या जीन संरचना में जो अचानक होने वाले परिवर्तन हैं उन्हें उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी कि गुणसूत्र या जीन की संरचना में जो परिवर्तन होंगे उन्हें उत्परिवर्तन कहा टी.एच. मॉर्गन ने। अब देखिए, क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम का निर्माण न्यूक्लियोप्रोटीन से होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, डीएनए और आरएनए, और प्रोटीन है ही। तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं क्रोमोसोम,
और इनका न्यूक्लियोप्रोटीन का जो डीएनए है, इस डीएनए में जो बेस पेयर्स होते हैं AGTC, इनमें सिक्वेंशनल चेंज आ जाता है, इनके क्रम में परिवर्तन आ जाता है। इससे डीएनए में विभिन्नताएं या वेरिएशंस आ जाती हैं और इनको म्यूटेशन कहते हैं। ये म्यूटेशन की आधुनिक थ्योरी है और म्यूटेशन किस प्रकार होते हैं, आगे चलते हैं। देखिएगा, जीवधारियों की संरचना में जो वेरिएशंस या म्यूटेशंस दो कारणों से उत्पन्न होते हैं। एक तो जीन की संरचना में चेंज आ जाए या जीन की संरचना में म्यूटेशन हो जाए तो वेरिएशन आती हैं, और गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन हो जाए तो वेरिएशंस आ जाती हैं जीवधारियों की संरचना में। इसको हम इस प्रकार देखते हैं कि ये जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र की संरचना हम बनाते हैं, ये क्रोमोसोम हुआ, देखिएगा ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम पर ये क्या स्थित होते हैं, ये जीन्स स्थित होते हैं। तो जीन्स की संरचना में ये मान लीजिए जीन्स हैं, ये सारे क्या हैं, जीन्स स्थित हैं, और ये जीन्स की संरचना में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सीक्वेंस है। तो जीन की संरचना में अगर सीक्वेंस में कोई परिवर्तन आ जाता है, ये जीन की संरचना में सीक्वेंशनल चेंज आ जाता है, जो 1 2 3 4 है, तो 1 2 4 3 5, ये सीक्वेंशनल अगर चेंज आ गया तो इसको क्या कहेंगे, म्यूटेशन कहेंगे। ये एक प्रकार से उत्परिवर्तन हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, जीन म्यूटेशन। यानी कि जीन की जो संरचना है उसमें अचानक बदलाव आ जाता है या सीक्वेंस में परिवर्तन आ जाता है, तो इसको हम जीन म्यूटेशन कहेंगे। अब आता है देखिए गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। दूसरा, गुणसूत्र में किस किस प्रकार के उत्परिवर्तन देखने को मिलते हैं। देखिएगा, गुणसूत्र में डुप्लीकेशन द्वारा यानी कि द्विगुणन द्वारा उत्परिवर्तन हो जाता है। ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र की संरचना है और इस पर जीन्स का क्रम है। ये संख्या हमने संख्या के रूप में चित्रात्मक रूप से दिखाया है। ये क्रोमोसोम की संरचना, और इसमें या तो इस नंबर पर या इस नंबर पर या इस खंड पर डुप्लीकेशन हो जाता है। किसी भी खंड में डुप्लीकेशन हो जाएगा, 1 2 3 3, यहाँ क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, यानी कि डबलिंग हो जाती है। तो इसको क्या कहेंगे, इसमें क्या हो गया, चेंज आ गया, तो इसको डुप्लीकेशन द्वारा वेरिएशन आ जाएंगी। यानी कि गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन, तो जीवधारियों की संरचना में भी परिवर्तन आ जाएगा, और यही इसी प्रकार से विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट है देखिए विलोपन। यहां पर देखिए विलोपन में क्या होता है, ये क्रोमोसोम है और इस पर यही क्रम जो हमने ऊपर बनाया है, यही क्रम 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट्स बना दिए। इसमें क्या होगा, कोई भी पार्ट डिलीट हो सकता है। इसमें डिलीशन का मतलब ही है विलोपन या डिलीट होना। तो क्या है कि देखिए 1 2 3 5 6, यानी कि एक 4 नंबर जो था वो गायब हो गया, डीएनए मतलब गुणसूत्र का टुकड़ा ही गायब हो जाता है। तब भी देखिए चेंज आ गया गुणसूत्र की संरचना में, इससे वेरिएशन उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखते हैं इनवर्जन या विलोमीकरण। ये गुणसूत्र है और गुणसूत्र की संख्या में, जैसे ये गुणसूत्र है और इस पर 1 2 3 4 5 6 यही सीक्वेंस बनाया, तो इसमें विलोमीकरण हो जाएगा, यानी कि ये विलोमीकरण हो गया। तो यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार जब देखेंगे इसका, जब ये फैलेगा तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ इसका क्रम उल्टा पुल्टा हो जाता है, 4 3 5 6। देखिए 4 पे विलोमीकरण घूमने से या उल्टा होने से क्या हो गया, 4 पहले आ गया और 3 बाद में। तो देखिए यहाँ भी चेंज आया गुणसूत्र की संरचना में, और यही उत्परिवर्तन का आधार बना। नेक्स्ट है देखिए स्थानांतरण। स्थानांतरण में क्या होता है कि 2 गुणसूत्र हैं, एक ये है और एक ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने ये बताया
तो यहाँ जो क्रम है ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, इसके ये जो पार्ट हैं इसका टुकड़ा ये क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, इनमें एक्सचेंज हो जाता है, ये 2 टुकड़े इधर पहुंच जाएंगे और ये 2 टुकड़े इधर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे हम, तो ये क्या हो जाएंगे 7 8 3 4 5 6, ये वाला टुकड़ा यहीं रहता है और 7 8 इसकी जगह आ जाएगा और 1 2 दूसरे की जगह पहुंच जाता है। इसको क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन। 1 2 9 10 11 12। तो यहां इस प्रकार से गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन इस प्रकार हो जाता है। देखिए शरीर में जो परिवर्तन है वो 2 प्रकार से होते हैं। एक तो होता है स्वतः उत्परिवर्तन, जो अपने आप होते हैं, प्रकृति में सेल्फ होते हैं, नेचुरली होते हैं। और दूसरा होता है प्रेरित उत्परिवर्तन। ये जो प्रेरित उत्परिवर्तन हैं ये स्वतः नहीं होते, बल्कि किन्हीं 2 पदार्थों के द्वारा, किन्हीं बाह्य पदार्थों के द्वारा उत्पन्न कराए जाते हैं। तो इन्हें हम प्रेरित या इंड्यूस्ड म्यूटेशंस के नाम से जानते हैं। स्वतः होने वाले को क्या कहेंगे, ऑटोजीनस या स्वतः उत्परिवर्तन। ये प्रकृति में अपने आप होते हैं जीवधारियों में, और ये उत्पन्न कराए जाते हैं आर्टिफिशियली, यानी कि कृत्रिम रूप से करवाए जाते हैं। तो इनको एक्सोजीनस या आर्टिफिशियल म्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं। ये बाहरी पदार्थों से कराए जाते हैं। ये रेडियो एक्टिव पदार्थों से हो सकता है, अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरणों से, हाई टेम्परेचर देकर, और या कैफीन मॉर्फिन आदि केमिकल के द्वारा भी ये उत्परिवर्तन कराए जा सकते हैं। और ये जो पदार्थ जो जीवधारियों में उत्परिवर्तन कराने के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें हम उत्परिवर्तक या म्यूटाजेंस के नाम से जानते हैं। देखिए, और एच.जे. मूलर ने जो आर्टिफिशियली यानी प्रेरित उत्परिवर्तन ड्रोसोफिला पर एच.जे. मूलर ने करवाए और इनके प्रभाव का अध्ययन ड्रोसोफिला फल मक्खी पर एच.जे. मूलर ने किया। इसको ध्यान रखिएगा, कृत्रिम रूप से या आर्टिफिशियली या प्रेरित उत्परिवर्तन जो करवाए थे विभिन्न प्रकार के केमिकल या बाह्य पदार्थों द्वारा, ये इनका प्रभाव किसने किया था, एच.जे. मूलर ने इनके प्रभाव का अध्ययन ड्रोसोफिला नामक फल मक्खी पर किया। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे जापान पर। कौन से शहर थे वो, नागासाकी और हिरोशिमा पर 2 बम गिराए थे। पहला 6 अगस्त को गिराया था, दूसरा 9 अगस्त को गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी पर। दोनों शहरों पर, जापान के ये बड़े प्रसिद्ध शहर हैं और इतिहास में ये आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। तो इनसे जो परमाणु बम गिराए थे तो उनसे निकलने वाले जो रेडियो एक्टिव पदार्थ थे वो आज भी एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, और इन रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण आज भी जापान में उन 2 शहरों में जो बच्चे हैं वो हैंडीकैप्ड यानी कि विकलांग पैदा होते हैं। इतना असर रहता है। देखिए, 1945 से अभी तक कितने सालों बाद भी रेडियो एक्टिव विकिरण का अभी तक वहां पर असर है। तो ये वहां पर ये भी फिर क्या है, हैंडीकैप्ड होने का मतलब क्या है, ये भी एक प्रकार के उत्परिवर्तन हैं जो जीवधारियों में हो गए हैं। आज आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें और वीडियोस को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।